अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 19 हम डिस्कस करेंगे। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर आर शेल ऑफ द चार्ज। इसकी प्रॉपर्टी ये आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होता है, आउटसाइड क्या होता है, आउटसाइड द स्फीयर ऑल्दो चार्ज स्फीयर बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर इज कांस्टेंट। तो ये इसकी तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। जिस रीजन में भी जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा उस रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट है। अब देखिए इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना, ठीक है। एट द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने मालूम करना है तो फार्मूला क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वेयर। अगर आप मतलब अगर ये आपकी कंडक्टिंग स्फीयर है ना, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यहां से लेकर सरफेस तक पहुंचने तक जीरो होगा। जब आप सरफेस पे पहुंच जाती हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। अगर आप इस सरफेस से आगे निकल जाती हैं, यानी कि अगर आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है, तो फिर आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, के क्यू ओवर आर स्क्वेयर। क्लियर है? ये आउटसाइड द स्फेरिकल शेल या कंडक्टिंग स्फीयर, ये एट द सरफेस, और ये इनसाइड द स्फीयर। अब ये जो आर है ना, ये आर में कितना आता है, ये आर आपने सेंटर से लेना होता है। तो सेंटर से लेकर यहां तक आपका जितना का डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होगा, आर होगा। सम टाइम वो क्या करता है, डायरेक्ट आपको आर की वैल्यू दे देता है न्यूमेरिकल में। सम टाइम वो क्या करता है, रेडियस की वैल्यू आपको अलग देता है और इसकी वैल्यू आपको अलग देता है। फिर आपने क्या करना होता है, आर इज इक्वल टू आर प्लस एच, इससे आपने आर की वैल्यू मालूम करनी होती है। ये टेक्निकलिटीज का आपने ध्यान रखना है। सम टाइम न्यूमेरिकल में आपको डायरेक्ट आर की वैल्यू दे देगा, लेकिन सम टाइम क्या करेगा, रेडियस के अलग देगा और सरफेस से डिस्टेंस आपको अलग बताएगा। फिर आपने क्या करना है, दोनों को प्लस करके तब आपने वैल्यू पुट करनी है। ये नहीं करना कि जी वो वैल्यू उसने आपको आर की बताई नहीं हुई तो आप क्या करो कि वो डायरेक्ट ही आप आर वाली वैल्यू ठोक दो या ये वाली वैल्यू ठोक दो, तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दोनों को आपने प्लस करके ये वैल्यू पुट करनी होती है। To eliminate the stray of the electric field interference, sensitive electronic devices such as टीवी, कंप्यूटर, उनको हमेशा क्या करते हैं, मेटल के बॉक्स के अंदर उनको हमने बंद किया होता है ताकि इंटरनल जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसको डिस्टॉर्ट ना कर सके। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द शीट। अगर आपकी जो शीट है वो इनफाइनाइट है तो फिर वो जो डिस्टेंस फ्रॉम द शीट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करती, क्योंकि आप देख सकते हैं फार्मूले में आर का जिक्र नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला याद कर लें या ये वाला, दोनों ही बल्कि आपने करनी है। तो ये दोनों फार्मूलाज किसके लिए हैं, इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज के लिए। अगर बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स है तो फिर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के ये दो फार्मूलाज बन जाएंगे। तो ये सारे फार्मूला आपने याद करने हैं। हमारा आपने पूछा था ना फार्मूलाज, तो ये सारे जो इस जी चैप्टर में है ना, इन सारे फार्मूलाज को आपने इकट्ठा लिखना है। और जो फाइल मैंने आपको भेजी है वो फाइल भी आपने वो भी फार्मूले आपने लिखने हैं। तो इंशाल्लाह ताला जितने भी जो भी आपके फार्मूलाज इकट्ठे हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से सारे आपके कवर हो जाएंगे, कोई मिसिंग फार्मूला आपका फिर नहीं रह जाएगा। इलेक्ट्रिक सर, पोटेंशियल मैंने या डाइलेक्ट्रिक वाला पूछा था। डाइलेक्ट्रिक वाला आगे आएगा ना, आया तो फिर आप मुझे याद करवा दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके ओके सर। अब देखिए ये जो दो डाइलेक्ट्रिक वाले हमने फार्मूले पढ़े हैं, ये तो आपकी नजर आपने देखी है ना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है, ये फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, ये वाला फार्मूला, ये दोनों जो फार्मूलाज हैं ये इन द प्रेजेंस ऑफ द मीडियम है। तो ये भी फार्मूला आपने नोट डाउन ओके सर, करने हैं। मैं कैपेसिटी की बात कर रही थी। जी जी। नहीं वो आपको वैसे बता ये रहा हूँ वाला ये कर भी। रही है, मैं हाँ कैपेसिटी की जी बात। ठीक है। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। क्योंकि जब आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल लेती हैं
या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट लेती हैं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेती हैं, तब आपने कहाँ से आना होता है? इन्फिनिटी से आना होता है। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं तब जो दोनों पॉइंट्स होते हैं वो फील्ड के अंदर होते हैं। वर्क डन ऑन द चार्ज, ये फार्मूला आपने याद करना है। वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर मास का फार्मूला नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी भी चार्ज पे डिपेंड कर रही है, मास पे डिपेंड नहीं कर रही। gain in speed, the gain in speed of the particle when it is accelerated by the potential difference v is given as, अगर आपने उसको पार्टिकल को एक्सिलरेट करवाना है तो फार्मूला क्या बन जाएगा? v इसकी स्पीड है और ये जो कैपिटल v है ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 2qv डिवाइडेड बाय m और होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो चार्ज के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मोमेंटम का यह फार्मूला 2m/v और होल का स्क्वायर रूट। और सेम ये भी आपने रिजल्ट आपने याद रखना, ये सारे जो टेबल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, इसका ये फार्मूला होता है QV। वर्क का भी फार्मूला और काइनेटिक एनर्जी फार्मूला दोनों सेम है, तो ये भी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी मास के इंडिपेंडेंट होती है। इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर एक्सीलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, आप देखें पोटेंशियल की वैल्यू उसने सेम कर दी है, चार्ज भी दोनों पे सेम है क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता है, तो फिर हमारी जो वेलोसिटी किस पे ये फिर हम यूज करेंगे? तो प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो प्रोटॉन की वेलोसिटी कम होगी और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा होगी। बोथ विल गेन इक्वल काइनेटिक एनर्जी, यस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस भी कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, लिहाजा काइनेटिक एनर्जी उनकी इक्वल होगी। इलेक्ट्रॉन विल गेन ग्रेटर स्पीड, यस, इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा होगी। प्रोटॉन विल गेन ग्रेटर मोमेंटम, क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा है। अब देखिए एक क्वेश्चन है ये दिया हुआ है, उसमें आपका ये फार्मूला भी यूज हो रहा है, ये फार्मूला भी यूज हो रहा है, ये फार्मूला भी यूज हो रहा है। एट अ टाइम एक क्वेश्चन में तीनों फार्मूलाज उसने यूज करवा दी हैं। तो इस तरह जब आपकी ग्रिप स्ट्रांग होती है ना फार्मूलाज पे, तो फिर आपको मसला नहीं होता। If an electron and proton are accelerated through the same potential difference, then which will create greater momentum? ये हमने पढ़ चुके हैं कि मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मास के। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्वांटिटी विच गिव्स द मैक्सिमम रेट ऑफ, ये भी आपने याद रखना, ये जो चेंज पोटेंशियल देता है ये मैक्सिमम होना चाहिए। ग्रेडियंट वो होता है जो मैक्सिमम चेंज दे, वो ग्रेडियंट नहीं होता कि जो मिनिमम दे। चलें, वो उनका नेट इशू होता है काफी ज्यादा, तो रिकॉर्डिंग तो सुबह आपको रिकॉर्डेड सर जी बिलाल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ईएमएफ दोनों सेम टर्म्स हैं या डिफरेंट टर्म्स हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, ये हम आगे आएंगे तो वहां पर आप उसका सिमिलैरिटीज भी पढ़ेंगे और डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे। तो देखिए जो ग्रेडेड है इसमें आपने ये बात नोट करनी है, ये मैक्सिमम चेंज होना चाहिए। अगर आप किसी पाथ पे जाते हैं और आप जानते हैं कि ये पोजीशन डिपेंडेंट होता है ग्रेडियंट, तो वो पोजीशन जिसमें मैक्सिमम चेंज आपको मिल रहा है ना, वो आपका ग्रेडियंट होता है। ऐसी पोजीशन जिसमें आपको मैक्सिमम चेंज नहीं मिल रहा, वो आपका ग्रेडियंट नहीं होता। इस ये टेक्निकल पॉइंट आपने याद रखना है। यानी कि अगर ये जब हम ग्रेडियंट और वैसे उस टॉपिक पे जाएंगे वहां पर हम डिटेल से पढ़ेंगे कि अगर आप देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, पेज खाली यहाँ पर होगा। एक हमारा होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। अब देखिए जो टेम्परेचर है, हाइट पे टेम्परेचर कम होता है, वो ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर हाइट के रिस्पेक्ट से वो क्या होता है? टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है। अब देखिए अगर आप इस जगह में जाएं, यहाँ पर टेम्परेचर फॉर एग्जांपल कह लें जी 5 केल्विन है, जस्ट फॉर एग्जांपल,
और यहाँ पे टेम्परेचर है 10 केल्विन, ठीक है। तो अब देखिए अगर आप यहां से यहां पर जाते हैं तो सिर्फ आपको 5 का डिफरेंस मिलेगा। यहां पर आप कह लें, यहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो इसको आप 30 कर लें, ठीक है, और इसको आप कह लें 10। अब अगर आप यहां से वो और इसका जो टेम्परेचर आप कर लें, क्योंकि ये भी इसके पास ही है ना, तो अब ये एग्जांपल ना इसमें, अब देखिए हमने डिफरेंट पाथ है हमारे पास, वो हमें उस पाथ को हमने फॉलो करना है कि अगर हम यहां से जाते हैं तो हमें चेंज कितना मिलेगा, 20 का। 20 टेम्परेचर कम हुआ है, ठीक है। अगर हम यहां से जाते हैं, यहाँ पे लेट्स सपोज हमें जो चेंज इन टेम्परेचर वो कितना मिला है, वो 25 का मिला है, ठीक है। तो यानी कि ये जो यहाँ इस रास्ते में आपका टेम्परेचर ज्यादा तेजी से तब्दील हुआ है, और इस रास्ते से अगर आप गए हैं तो इस रास्ते से आपका जो टेम्परेचर है उसमें चेंज कम आया है। यानी कि पहले आपका टेम्परेचर जिस जगह से आपने मूव किया है ना, उस जगह पर आपका टेम्परेचर 30 केल्विन था, तो जहां पर आप फाइनल पोजीशन पर पहुंचे वहां पर टेम्परेचर आपका 10 हो गया, ठीक है। तो फिर दूसरा ट्रैवल पॉइंट कि जहां से आपने मूव किया वहां पे टेम्परेचर आपका फिर कितना बनता है, यहाँ पर 35 का, हाँ 35, यहाँ पे टेम्परेचर था 35, और जहां पर आप गए हैं तो वहां पे टेम्परेचर कितना रह गया, 10 रह गया जिस रास्ते से आप गए हैं। तो यहाँ पे आपको कितना चेंज मिला, 25। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम चेंज मिल रहा है, तो ये आपका ग्रेडियंट होगा। और चूंकि इस रास्ते से आपको जो चेंज वो कम मिल रहा है, तो ये आपका ग्रेडियंट नहीं होगा। क्लियर है सलीम? आप पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन चेंज होता है ना, हमने ये पढ़ा भी था कि अगर हमारे पास दो प्लेट्स है ना पैरेलल, एक पॉजिटिव प्लेट है एक नेगेटिव प्लेट है, तो जितना पॉजिटिव के पास होंगे उतना पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, और जितना पॉजिटिव से दूर होंगे तो उतना पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आके मिनिमम हो जाएगा, और जितना यहाँ पर आके मैक्सिमम हो जाएगा। और आप देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए हम कहते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। क्लियर है? जी सर जी। तो सर ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है? एब्सोल्यूट पोटेंशियल का मतलब ये होता है आपने इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर आना है, और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये है कि फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ आपने जाना है। और सर ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये एनर्जी होती है जो हम वर्क डन करते हैं ये ना, एनर्जी जी जो सर। वर्क डन करते हैं वो ज्यादा उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाती है। तो जैसे हम उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे तो जो एनर्जी हम उसके अंदर स्टोर करवाई इन टर्म इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो वर्क ना वो उसके अंदर से वो फिर ज़ाहिर है वो उसके अंदर एनर्जी आ गई है, तो वो फिर क्या करना शुरू कर देगा, वो मूव करना शुरू कर देगा। तो वहां से फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन आती है कि अगर आप 1 कूलम चार्ज को एक वो ये जो फार्मूला के लिहाज से वो बनता है उसको फिर आपने डिफाइन कर देना है। ये सर हिमालय यूनिट है ना इसका एनर्जी का? जाउल बड़ा यूनिट होता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटा यूनिट होता है। ये एटॉमिक लेवल पर इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ पर इस्तेमाल होता है, जूल कहाँ पर इस्तेमाल होता है? जी जी सर। अब देखिए ये तो जरा वैसे जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो वैसे भी न्यूमेरिकल के हिसाब से ये डिपेंड करता है कि आपको न्यूमेरिकल में डाटा क्या दिया हुआ है। तो अगर वो आपको जॉल के लिहाज जी बुक्स में लिखा होता है कि ये एटॉमिक लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है, माना एटॉमिक फिजिक्स में। हाँ वो न्यूक्लियर फिजिक्स में तो वो हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक कह रहे हैं, क्योंकि छोटा यूनिट है ना, ठीक है। तो एटॉमिक पे हम ज़रा फिर छोटे यूनिट की तरफ जाए। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं ना कि जब हमारी जो एनर्जी है वो वेरी वेरी स्मॉल हो तो फिर ज़ाहिर हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यूज करना है, और जब हमारी एनर्जी ज्यादा हो तब हमने जूल को इस्तेमाल करना वैल्यू है। कितनी है सर? एक जूल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है? 1.6 10 to 19 -19। -19। ठीक है सर, ठीक। ये भी आपका एमसीक्यू आया हुआ है पब्लिक सर्विस कमीशन में
यहाँ पे लिखे ना वोल्ट पर मीटर, तो वो मीटर को हटा देता है, सिर्फ वो वी लिख देता है। तो V इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। तो दूसरे केस में आपको बताया भी था N इज इक्वल टू V वोल्ट पर मीटर। तो दोनों में हिसाब से ये पूछ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट आर द सेम यूनिट्स। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के यूनिट सेम होते हैं क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटीज हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होती है। If electric field in a given region is zero, then electric potential is constant. If electric field is constant, then electric potential is changing at the constant rate in this region. अगर किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो वहां पर चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। और वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज, वो उसका चेंज क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट इन दिस रीजन। तो वहां पर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। Electric field is equal to negative of potential gradient. If electric field is zero, change in potential will be zero and potential will be constant. ये जो अभी स्टेटमेंट ये पहले वाली है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो चेंज इन पोटेंशियल भी जीरो, पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट होता है। अगर V हमारा कांस्टेंट हो तो चेंज इन पोटेंशियल हमारा जीरो होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। ये भी पेपर में एमसीक्यू आया हुआ है। जब भी आप फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो वहां पर पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होता है। अगर हम ऑपोजिट फील्ड जाएं तो वहां पर पोटेंशियल इंक्रीज होगा। अगर परपेंडिकुलर जाएं तो फील्ड हमारा जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा। तीनों बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, in the opposite direction potential increases and perpendicular potential will remain the same. If V is the potential difference between 2 points separated by distance d, then magnitude of electric potential between the points. So potential difference between the two oppositely charged parallel plates is 12 volt और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बताना है। तो डिस्टेंस उसने यहाँ पर दिया हुआ है 10 मीटर, तो ये फार्मूला सेंटीमीटर फार्मूला लगा दें तो आंसर जी आपका आ जाएगा। यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट के फार्मूले को आपने यूज कर लेना है। फिर नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स इज 12 वोल्ट। देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, तो हमने क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स बताना है। वो कह रहा है पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट बी, तो बी पे हमारा क्या है, बी जो पॉइंट है ये वाला, ये पॉजिटिव प्लेट के पास है तो लिहाजा यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। पोटेंशियल इज मिनिमम एट ए, तो जो पॉइंट ए है ये नेगेटिव के पास कम है तो यहाँ पे पोटेंशियल मिनिमम होगा। पोटेंशियल इज सेम एट सी एंड डी, जो सी पॉइंट और डी पॉइंट है ये बिटवीन द प्लेट्स हैं एग्जैक्ट, तो यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा। बस इस तरह के क्वेश्चन पेपर में तो नहीं आने। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो ये पॉइंट चार्ज का फार्मूला है। ये पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ मीडियम, जब आप मीडियम प्लेस करते हैं तो पोटेंशियल भी आपका डिक्रीज हो जाता है। कितना डिक्रीज होता है, ई आर टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, और ये उसका फार्मूला। व्हेन चार्जेस आर अपोजिट, तो जब चार्जेस अपोजिट है तो ये आपने फार्मूला लगा देना है जीरो पोटेंशियल लोकेशन के लिए। पहले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने पूछा था ना, वो फार्मूला पढ़ा था। अब जो फार्मूला आप पढ़ रहे हैं ये हमारा फार्मूला है पोटेंशियल के केस में, कि अगर हमारे जो चार्जेस है वो ऑपोजिट हैं तो फिर क्या होगा, अगर चार्जेस ऑपोजिट हों तो जीरो पोटेंशियल हमेशा चार्जेस के दरमियान होगा। वहां पे क्या था कि अगर ऑपोजिट चार्जेस हों तो जो हमारा जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जीरो फील्ड होता, वो कहां पर होता था, वो साइडों पर होता था। लेकिन यहां पर क्या है, बिटवीन द चार्जेस हो गए, यानी एक चीज याद रख, दूसरा उसका उल्टा है, ठीक है। और इसका फार्मूला डिफरेंट है। यहाँ पर फार्मूला क्या है, R1 है तो ऊपर Q1 आएगा, और R2 है तो ऊपर Q2 आएगा, बाकी सारा सेम है। तो इन दोनों के फार्मूलाज डिफरेंट है, लेकिन जो लोकेशन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पर अपोजिट चार्ज है, वहां पर साइडों पर होता था यहाँ पे करके, लेकिन यहाँ पर बिटवीन चार्ज होगा। और यहाँ पर यह बात सेम है कि स्मॉलर चार्ज के करीब ही होगा। जीरो फील्ड वो भी स्मॉलर चार्ज के पास होता है, और जीरो
पोटेंशियल वो भी स्मॉलर चार्ज के ही पास होगा। पोटेंशियल एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन अ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, जो मिडवे पॉइंट है ऑपोजिट चार्जेस, वहां पर पोटेंशियल कितना जीरो होता है, क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस पर, जितना डिस्टेंस इससे है उतना ही डिस्टेंस इस पे है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा, तो लिहाजा यहाँ पर पोटेंशियल जीरो होगा। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं सुपर पोजिशन ऑफ पोटेंशियल के से, वहां से भी आप देख सकते हैं कि V प्लस प्लस V माइनस, तो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देंगे। इफ -1 माइक्रोकूलम एंड +2 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, तो एक है ये हमारा -1 है और ये हमारा +2 है। तो सबसे पहले बताएं कि जो जीरो पोटेंशियल किसके पास होगा, 1 के या 2 के? छोटा कौन सा है? अब वैसे भी छोटा ये 1 ही है, क्योंकि जब माइनस में ले ले तब भी ये 1 छोटा है, प्लस में ले ले तब भी 1 ही छोटा है। तो सलीम -1 ने आपने नहीं लगाना, क्योंकि -1 लगाओगे फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। माइनस को आपने कंसीडर नहीं करना होता, चार्ज की मैग्नीट्यूड को आपने देखना है, तो साइन को हटा के आपने देखना है। तो फार्मूला क्या है, क्योंकि आपने अगर आपने Q1 से आपने वो निकालना है तो फिर हमारा यह फार्मूला आ जाएगा। तो इसका क्या आ गया, 2 मीटर, यानी Q1 से 2 मीटर दूर है, टोटल डिस्टेंस कितना है 6 मीटर, तो Q2 से कितना होगा 4 मीटर, यानी कि R2 अगर आपने निकालना है तो आपने क्या कर देना, माइनस कर देना। टोटल कितना 6 और R1 से कितना निकला 2, तो फिर आंसर क्या आ जाएगा 4। When both charges are similar, then zero potential lies at the infinity. Very important. जीरो फील्ड कहां पर होता था, जब सिमिलर चार्ज बिटवीन द चार्जेस होता था, और जब ऑपोजिट चार्जेस होते तो जीरो फील्ड कहां पर होता है, साइड पर। लेकिन जब सिमिलर चार्ज हो तो जीरो फील्ड, जीरो पोटेंशियल कहां पे होगा, इन्फिनिटी पे होगा। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखिए ये पेपर वाला आपको क्या करेगा, वो आपको ये क्वेश्चन देगा, नीचे वो वैल्यूज दे देगा जी 15, 20, 25, तो आप फार्मूले लगा रहे होंगे ये वाले, ये 2 फार्मूले आप लगा रहे होंगे। तो आपने क्या करना है, अफशीन कह रही है मेरी बात हो गई है, तो यहाँ पे एंड कर दूं या आपके अंदर स्टेमिना है? सलीम भी कह रहा बहुत है, अभी इसके 10 पेजेस और पड़े हुए हैं। तो आपने किस पे टिक करना है, 0 पे टिक करना है। शायद भी कह रही है ठीक है। चले ठीक है, फिर आज का लेक्चर हम यहाँ पर एंड करते हैं। ये लेक्चर नंबर 19 था। चलो ये तो पूरा कर लेना, ये पेपर में आए हुए हैं, ईसी और इंटरव्यू में भी पूछे गए हैं। ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ईईजी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रेटिनोग्राफी। ईआरजी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी। ईआरजी किसके लिए होता है, वो आई के लिए होता है, यानी रेटिना के लिए। ईईजी किसके लिए होता है, ब्रेन के लिए। और ईसीजी किसके लिए होती है, तो हार्ट के लिए होता है, ये सबको पता है। आपको ये कंफ्यूजन होगी, ईईजी और ईआरजी उल्ट है। तो ब्रेन में आर आता है ना, तो ईईजी में आर नहीं है, तो ये हमारा ब्रेन का होगा, ये हमारा आई का होगा, यानी रेटिना का होगा। ये सुबह रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे इसलिए। तो कल फिर हम इंशाल्लाह कैपेसिटी से स्टार्ट करेंगे। ओके, फिर अल्लाह हाफिज।